11th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारी क्लास 11th की फिजिक्स में चल रही यूनिट नंबर 8 थर्मोडायनेमिक्स के वीडियो लेक्चर नंबर 9 में। जी हां, 9वां वीडियो लेक्चर। अब इमेजिन कीजिए कि मैं आपके लिए टॉपिक्स को बना रहा हूं कितना आसान, क्योंकि मकसद है मेरा कि ना हो मेरा कोई बच्चा जरा भी परेशान। वो सभी स्टूडेंट्स जो लगातार मेरे वीडियो लेक्चर्स को देखते आ रहे हैं वो अच्छी तरह ये जानते हैं कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ाया था। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि आप कंटिन्यूटी में देखते आ रहे हो तो हर एक प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखने के बाद हर एक अगले वीडियो लेक्चर का बेसब्री से इंतजार रहता है। और आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों की आज का वीडियो लेक्चर इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर का ही एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कंटिन्यूड हिस्सा है, लेकिन कॉन्सेप्ट का कंटिन्यूड हिस्सा जरूर है। मतलब कॉन्सेप्ट वही चल रहा है। क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है? हमने कसम खा रखी है कि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को गलत साबित करने में तुले हुए हैं। मतलब हम कुछ भी करके वो सारे सबूत पेश कर रहे हैं जिससे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गलत साबित हो जाए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को गलत साबित करने के लिए मेरी पहली कोशिश थी आपको समझाना कि क्या होता है हीट इंजन। और मैंने आपको हीट इंजन अच्छे तरीके से नहीं, इनफैक्ट मुझे लगता है कि मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं अपनी तरफ से जितना भी बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे सकता था मैंने आपको दिया। मैं अपनी तरफ से जितना भी बेस्ट ज्ञान दे सकता था मैंने आपको दिया और समझाया कि हीट इंजन कैसे काम करता है, हीट इंजन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या होते हैं, सोर्स क्या होता है, सिंक क्या होता है, हीट का बदलाव कैसे होता है, और हीट के बदलाव के बाद du यानी कि इंटरनल एनर्जी का बदलाव और dw यानी कि वर्क डन का बदलाव कैसा होता है। अब देखो ये सारी टर्म्स कितनी कॉमन हो गई है ना। पहले हम शुरू में जब इनका जिक्र नहीं हुआ था तो मैं इनका इस्तेमाल करता भी नहीं था, लेकिन जब से मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एनर्जी, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी और कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन का टॉपिक पढ़ाया है, हाँ, तब से इन टर्म्स का खुद सोचो कितनी बार इस्तेमाल हो रहा है। सिर्फ इसी वजह से ना कि क्योंकि ये चीजें हमारे कॉन्सेप्ट को गहराई से अंडरस्टैंड करने में हमारी मदद करती हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर इसी चीज से ताल्लुकात रखता हुआ सेकंड एग्जांपल है। टाइटल आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेफ्रिजरेटर के बारे में, और रेफ्रिजरेटर को हम कहते हैं हीट पंप। एक बच्चा कहता है हीट पंप, यार वाटर पंप तो सुना था, ये हीट पंप क्या होता है? चलो आपने वाटर पंप तो सुना है, अब मुझे कोई आप में से क्या वाटर पंप का हिंदी वार्तालाप बता सकता है? हिंदी वार्तालाप मतलब वाटर पंप का हिंदी में मीनिंग। वाटर पंप का मतलब कि वो पंप जिसका काम है वाटर को पंप आउट करना, यस और नो। तो हमारे शरीर में जो पंपिंग ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन मतलब जो पंप कर रहा है, किसी इसको पुश कर रहा है और किसी इसको पुल कर रहा है, उस लिक्विड को हम ब्लड कहते हैं। और हमारे शरीर का जो पंपिंग ऑर्गन है वो कोई और नहीं बल्कि है हमारा दुक दुक करने लगा, मतलब कि हमारा दिल यानी कि हार्ट। तो हार्ट एक आप जानते हैं एक अच्छा खासा पंपिंग ऑर्गन है। लेकिन सर रेफ्रिजरेटर तो ठंडक देता है। रेफ्रिजरेटर ठंडक देता है? नहीं बच्चों, रेफ्रिजरेटर ठंडक कहां देता है? क्या आपको लगता है कि रेफ्रिजरेटर ठंडक देता है? हाँ सर, रेफ्रिजरेटर में हम सामान रखते हैं, नहीं सामान रखते हैं तो सामान ठंडा हो जाता है, वो तो हमें ठंडक नहीं दे रहा। क्या रेफ्रिजरेटर आपको ठंडक दे रहा है? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, मुझे बताना, लाइट आती है या लाइट जाती है? मतलब रोशनी आती है या रोशनी जाती है? एक बच्चा बोला मतलब अच्छा ठीक है। अच्छा, ये जो आप मेरा वीडियो देख रहे हो कौन से मंथ में देख रहे हो? मान लेते हैं कि मुझे याद है मैंने अक्टूबर के मंथ में आपके साथ ये वीडियो शेयर किया है। तो अक्टूबर का महीना जो है ये कौन सा महीना है पूरे साल का? समर सीजन का महीना है या विंटर सीजन? या विंटर सीजन आने वाला है? आप खुद बताओ मुझे, क्या विंटर सीजन आने वाला है? अगर आप में से कुछ बच्चों का जवाब है हाँ विंटर सीजन आने वाला है, अब हमें ठंड का एहसास होगा, यानी ठंड आने वाली है। कहां से आ रही है? कौन भेज रहा है? कहां से आ रही है ठंड? हम सब जानते हैं कि ठंड का मौसम आ रहा है, लेकिन आज के बाद आप ये कभी मत कहना कि ठंड का मौसम आ रहा है। नेवर एवर से। क्यों सर, ठंड का मौसम सच में आ रहा है। अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी, ये ठंड के मौसम ही तो है, तो ठंड का मौसम आ रहा है। अरे कहां से आ रहा है? क्या ठंड का कोई सोर्स होता है? इज देयर रियली अ सोर्स दैट विल प्रोवाइड यू द कूलनेस? क्या आपको लगता है कि कोई चीज ठंडक प्रदान कर सकती है?
क्यों सर, कोई चीज ठंडक प्रदान क्यों नहीं कर सकती? बर्फ ठंडक प्रदान करती है। बर्फ में ठंडक कहां से आती है? क्या बर्फ कोई सोर्स है ठंडक का, या बर्फ जमाई जाती है? बर्फ जमाई जाती है। इसका मतलब बर्फ ठंडकता प्रदान करती है, बर्फ खुद जम जाती है। तो लेट मी टेल यू, अगर आपको मेरी ये बातें सुनकर कंफ्यूजन हो रहा है कि ये आदमी क्या कह रहा है, तो मैं सीधा सीधा जवाब देता हूं। लेट मी टेल यू बच्चों, समर सीजन जा रहा है, इसलिए ठंड का एहसास हो रहा है। आपके घर में जब रोशनी चली जाती है तो आप यही कहते हो ना, लाइट चली गई, या ये कहते हो अंधेरा आ गया? तब तो नहीं कहते हाँ भाई साहब अंधेरा आ गया। तब आप क्यों कहते हो कि लाइट चली गई? क्योंकि एब्सेंस ऑफ लाइट का मतलब ही यही है, अंधेरा। एब्सेंस ऑफ हॉटनेस का मतलब ही यही है, कूलनेस। सो देयर इज नथिंग कॉल्ड एज कूलनेस, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज ठंडक। इट इज द एब्सेंस ऑफ हॉटनेस दैट मेक्स यू फील कूलनेस। मतलब गर्मी का जाना ठंडक का एहसास कराता है। तो नो डाउट कि हम लोग आम आदमी की भाषा में, पूरी दुनिया ही ये बोलती है, भाई साहब मुबारक हो, स्वेटर निकाल लो, रजाई निकाल लो, ठंड का मौसम आ रहा है। अरे साइंस वाले, साइंस पढ़ने वालों, आप क्या बोलोगे? भाई साहब मुबारक हो, रजाई निकाल लो, गर्मी का मौसम जा रहा है। ऐसे क्यों बोल रहा है गर्मी का मौसम जा रहा है? तो भाई साहब ठंड कहां से आती है? ठंड कहीं से नहीं आती। गर्मी जाती है तो उसकी एब्सेंस में आपको लोअर टेम्परेचर का एहसास होता है। तो अगर कहीं पे हाई टेम्परेचर है तो गर्माहट है। तो एक बच्चे ने कहा सर ऐसे तो हमारे पास गर्मी का भी कोई सोर्स नहीं है। क्यों नहीं है? सूर्य देवता गर्मी का सबसे बड़ा सोर्स है, और आग लगा के आप जब हीट जनरेट करते हो, अच्छा खासा सोर्स है। क्या आप कह सकते हो किसी को, हाँ रुकिए भाई साहब मैं थोड़ी सी ठंडक लेके आता हूं? नहीं, आप ठंडक कहीं से नहीं ला सकते। ठंडक का एहसास करा सकते हो गर्मी भगा के, यस और नो। इनफैक्ट सर्दी के मौसम में भी ना आप सर्दी को भगाते नहीं हो, आप गर्मी को लेकर आते हो। यानी कि आप हीटर लेकर आते हो, आप गीजर लेकर आते हो, आप गरम गरम कपड़े लेकर आते हो, क्योंकि आपको पता है कि जिस चीज के जाने से ठंड का एहसास हुआ है, उस चीज के आने से ही गर्माहट का एहसास होगा। मतलब सर कहना क्या चाहते हो? सीधा पॉइंट पे क्यों नहीं आते? आओ सीधा पॉइंट पे आता हूं। आपकी जानकारी के लिए बताता हूं मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर। हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर, और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं रेफ्रिजरेटर के बारे में, ये एप्लीकेबल है ना तो सिर्फ रेफ्रिजरेटर पे भी, बट हमारे घर में एयर कंडीशनर पे भी, या हर उस चीज पे जो आपको ठंडक प्रदान कर रही है, प्रोवाइडेड वो इलेक्ट्रिसिटी से काम करने वाला डिवाइस हो। ये याद रखना, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर, या मुझे ब्रैकेट में कहना चाहिए हीट पंप, और हीट पंप का हिंदी मतलब है हीट एनर्जी को पीने वाला। इसका मतलब है हीट एनर्जी को पीने वाला, इसका मतलब है हीट एनर्जी को पीने वाला। यानी ये हीट एनर्जी को पी जाएगा तो ठंड का एहसास कराएगा। ये हीट एनर्जी को पी जाएगा तो ठंड का एहसास कराएगा। एक बच्चा बोला कैसे मास्टर, कैसे? हम जानना चाहते कैसे। चलो बताता हूं, सुनो ध्यान से। जब मैंने आपको हीट इंजन पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था हीट इंजन में एक वर्किंग सब्सटेंस होता है। जैसे पेट्रोल इंजन में पेट्रोल डलता है तो इंजन काम करता है। डीजल इंजन में डीजल डलता है तो इंजन काम करता है। स्टीम इंजन में स्टीम होती है तो इंजन काम करता है। यानी फ्यूल बर्न होता है, और फ्यूल सोर्स से हीट एब्जॉर्ब करता है और सिंक को हीट रिलीज करता है। अब आपने बचपन से सुना है that the flow of heat always takes place from a body at high temperature to a body at low temperature। कभी आपने सुना है that the flow of heat can take place from a body at low temperature to a body at high temperature? Obvious सी बात है, आपने नहीं सुना। क्या आपको अगर मैं कहूं कि बॉडी अगर हाई टेम्परेचर पे है और बॉडी अगर लो टेम्परेचर पे, तो हीट का फ्लो फ्रॉम हॉट टू लो होगा। मतलब हमने सुना है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, हम सब जानते हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं, हम सब जानते हैं कि हीट का फ्लो, हम सब जानते हैं कि हीट का फ्लो टेक्स प्लेस, हम सब जानते हैं हीट का फ्लो टेक्स प्लेस फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। यानी हाई टेम्परेचर की बॉडी से लो टेम्परेचर की बॉडी तक हीट का फ्लो होता है, हम सब जानते हैं। क्या आपने कभी
but heat may also flow, but heat may also flow from body at low temperature, body at low temperature. एक बच्चे ने बोला भाई कैसे, at body at low temperature to body at high temperature, यानी साफ साफ शब्दों में कहूं, that is in reverse direction, that is in reverse direction. If some external energy is provided, यानी अगर बाहर से कुछ एनर्जी या बाहर से कुछ ऊर्जा खर्च की जाए तो ऐसा करना मुमकिन है। एक बच्चा बोला कैसे मास्टर, कैसे? मैं जानना चाहता हूं कि ये चीज कैसे पॉसिबल हो पा रही है, मैं इस चीज को समझना चाहता हूं कि ये चीज कैसे मुमकिन है। तो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, अब जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं, इस बात को बहुत सिंसियरली आपको सुनना है। ये बात क्या है आपको भी सुनना है, उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि कैसे इसमें से आपको कॉन्सेप्ट को चुनना है। तो पहले आपको कान खोल के मेरी बातों को सुनना है, फिर उन बातों को सुन के उसमें से कॉन्सेप्ट को चुनना है और फिर जाके आंसर को धीरे धीरे बुनना है। तो सुनो ध्यान से। हीट का फ्लो फ्रॉम बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू बॉडी एट लो टेम्परेचर, सबने सुना है और आपको सुनकर डाइजेस्ट भी हो रहा है, आपको सुनकर डाइजेस्ट भी हो रहा है कि हाँ यार ऐसा होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हीट फ्लो करती है। एक बात बताओ, फ्रिज में जब आप कोई सामान रखते हो तो सामान रखने से पहले वो ठंडा होता है, गर्म होता है? एक बच्चे ने कहा यार कभी कभी गर्म भी होता है और कभी कभी नॉर्मल भी होता है। हाँ, यानी फ्रिज के अंदर जब आप कोई सामान रखते हो तो उसका टेम्परेचर अगर हाई नहीं होता तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो ऑलरेडी ठंडा होता है। लेकिन आपने कभी नोटिस किया है कि अगर आपने आज कोई सामान फ्रिज में रखा तो जैसे जैसे समय बढ़ता है वो चीज ठंडी होती जा रही है। इसका मतलब जानते हो कि कहीं ना कहीं उसमें से हीट का लॉस हो रहा है। कोई तो ऐसी चीज है जो फ्रिज में रखे हुए सामान की गर्माहट को खींच रही है, कोई तो ऐसी चीज है जो फ्रिज में रखे हुए सामान की गर्माहट को खींच रही है और यही वजह है कि फ्रिज में रखे सामान की तापमान की वैल्यू गिर रही है। यही वजह है कि फ्रिज में रखा सामान धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी को पंप आउट किया जा रहा है। एक बार पहले देखो मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है हम सब जानते हैं कि हीट का फ्लो टेक्स प्लेस फ्रॉम बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू बॉडी एट लो टेम्परेचर, but heat may also flow from body at low temperature to body at high temperature, that is in reverse direction. जी हाँ, रेफ्रिजरेटर में यही होता है। तो ये कभी मत सोचना कि रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा सामान को ठंडक मिलती है, रैदर रेफ्रिजरेटर में रखे सामान की गर्माहट को छीना जाता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर रखी गर्माहट को पिया जाता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर रखी गर्माहट को पंप आउट किया जाता है। इसलिए वो चीज जो रेफ्रिजरेटर में रखी होती है वो समय के साथ साथ ठंडी होती चली जाती है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर रखे सामान को पंप आउट किया जा रहा है। ओ सॉरी, सामान को नहीं, उसकी गर्माहट को पंप आउट किया जा रहा है। दैट इज व्हाई रेफ्रिजरेटर को हीट पंप कहा जाता है। तो ये कभी मत सोचना कि आपके घर में लगा हुआ एयर कंडीशनर आपको ठंडी हवा दे रहा है। आपके घर में लगा एयर कंडीशनर आपके कमरे की गर्म हवा छीन रहा है, क्योंकि वो गर्म हवा छीन रहा है इसलिए आपको ठंड का एहसास करा रहा है। एक बच्चा बोला अच्छा, तभी एसी के पीछे जाओ तो गर्म हवा निकल रही होती है, एसी के सामने आओ तो ठंडी हवा आ रही होती है। सही पकड़े हैं लड्डू के भैया, सही पकड़े हैं, बिल्कुल सही। अब आप सोच के देखो कि ये चीज कैसे हो रही होगी। मैं आज आपको फिजिक्स के नजरिए से यही चीज समझाऊंगा कि कैसे हीट पंप काम करता है। प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों अब सोच के देखो। 2 एग्जांपल मैं दे चुका हूं, हालांकि मैं डिटेल में समझाने जा रहा हूं, लेकिन 2 एग्जांपल दे चुका हूं कि आपके घर में आपका रेफ्रिजरेटर, ये मत सोचना कि आपको ठंडक दे रहा है, सोच के देखो। और आपके घर में लगा हुआ एयर कंडीशनर, ये मत सोचना कि आपको ठंडक दे रहा है, सोच के देखो। एक बात तो पक्की है कि आपके घर में पड़ा हुआ रेफ्रिजरेटर, उसमें रखे जाने वाले सामान की गर्माहट खींच रहा है। इसका मतलब कि आपके घर के रेफ्रिजरेटर में रखा सामान आज थोड़ा ठंडा हुआ और कल वो और ठंडा होगा, परसों वो और ठंडा होगा, तब तक के जब तक कि फ्रिज के अंदर के टेम्परेचर तक वो ना पहुंच जाए। इसका मतलब कि जो चीज ठंडी है वो और ठंडी हुई। इसका मतलब कि उस ठंडी टेम्परेचर वाली बॉडी
के अंदर से हीट आउटसाइड द फ्रिज मूव कर गई। अब समझ आया कि फ्रिज की आउटर बॉडी को भी छू के देखा करो। आपके घर में रेफ्रिजरेटर तो है ना, जाके अभी ये काम करो, वीडियो पॉज करो, जाके छू के देखो। पीछे से नोटिस करोगे आप पूरा का पूरा रेफ्रिजरेटर गर्म होता है। एयर कंडीशनर के पीछे भी गर्म हवा निकल रही होती है। इसका मतलब जितनी हीट एब्जॉर्ब की जा रही है उससे कहीं ज्यादा लॉस की जा रही है। याद करो हीट इंजन में क्या होता था, अगर Q1 वो हीट होती है जो एब्जॉर्ब की जाती है, तो Q2 वो हीट होती है जो लॉस की जाती है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे मेरी बात सुनना, यहां पे Q2 वो हीट है जो एब्जॉर्ब की जा रही है और Q1 वो हीट है जो रिलीज की जा रही है। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि Q2 क्या होता है और Q1 क्या होता है। सोर्स और सिंक के कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं है। लेकिन एक बच्चे ने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ लिया कि सर ऐसा कैसे हो रहा होगा। मैं तो अपने घर में जब भी फ्रिज को देखता हूं मुझे तो ऐसा ही लगता है कि फ्रिज चीजों को ठंडा कर रहा है, फ्रिज चीजों को ठंडा कर रहा है। लेकिन डोंट थिंक कि फ्रिज ठंडक दे रहा है, फ्रिज गर्माहट पी रहा है, इसलिए सब कुछ ठंडा लग रहा है। सो फ्रिज यानी आपका रेफ्रिजरेटर इज नॉट अ कूलिंग प्रोवाइडर, इट इज अ हीट ईटर। आपके घर में लगा एयर कंडीशनर आपको ठंडी हवा कभी नहीं देता। आपके घर में लगा एयर कंडीशनर आपके कमरे की गर्म हवा आपसे खींचता है, तो आपको ठंडी हवा का एहसास होता है। उसमें एक फैन लगा होता है जिस फैन से आपको हवा आ रही होती है और आपको ऐसा लगता है कि ठंडी ठंडी हवा आ रही है। वो हवा ठंडी ठंडी लगती है लेकिन आती नहीं है, क्योंकि कमरे की गर्मी जाती है, कहीं से आती नहीं है। लेकिन जब वो गर्मी जाती है तो ठंड का एहसास कराती है। अब सवाल आता है भाई ठीक है समझ आ गया सर, आपकी भी हद है। एक चीज को समझाने के लिए पीछे पड़ जाते हो आप। बीमारी है, सिम्टम तो नजर आएगा, क्योंकि एक बात मैं बता चुका हूं, एक ही है मेरे जीवन में प्रायोरिटी कि आपको मिल जाए कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। क्लैरिटी समझ आ रहा है प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों। अब हमारे घर में मैं जिस रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा हूं वो काम करता कैसे, इससे पहले कि मैं आपको फिजिक्स की भाषा में समझाऊं, आप सब ने अपने घर में लगा हुआ फ्रिज तो देखा है। फ्रिज के पीछे एक पंप होता है काले रंग का, देखा होगा आपने, काले रंग का। उसमें से एक वायर जारी होती है और वो स्विच में लगी होती है। आपने स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी आई, इलेक्ट्रिसिटी आई, इलेक्ट्रिसिटी आई, इलेक्ट्रिसिटी आई। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द एक्सटर्नल वर्क डन। यानी अगर आपको किसी मशीन से काम करवाना है तो एक्सटर्नल वर्क डन तो चाहिए। वो तो ऑब्वियसली बात है। हीट इंजन में भी फ्यूल को गर्म करने के लिए इग्निशन तो चाहिए ही चाहिए था, याद करो। तो आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर है उसमें से जो तार निकल रही है उस तार को आप स्विच में लगाते हो, स्विच ऑन करते हो, तब रेफ्रिजरेटर काम करता है। जब तक स्विच ऑन नहीं करोगे रेफ्रिजरेटर काम नहीं करेगा। अच्छा ठीक है मास्टर जी आगे तो बोलो, आगे तो बोलो, अरे आगे सुनो तो सही। उसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, उस पंप में जाती है, उसमें जो मौजूद गैस है, उसमें जो मौजूद गैस है उसको एनर्जी मिलती है, जिसके कारण वो गैस एक्सपैंड करती है, यानी वॉल्यूम बढ़ती है, प्रेशर घटता है, वॉल्यूम बढ़ती है, प्रेशर घटता है और वो गैस ठंडी हो जाती है। जब वो गैस ठंडी होती है तो आपके फ्रिज में रखे हुए सामान का टेंपरेचर उस गैस के टेंपरेचर से ज्यादा होता है, तो हीट फ्लोज फ्रॉम दैट बॉडी टू दिस बॉडी। सुनना मेरी बात ध्यान से, फ्रॉम दैट बॉडी टू दिस बॉडी। इसका मतलब कि उस बॉडी का जो टेंपरेचर है वो अभी इस बॉडी के कंपैरेटिवली फिर भी ज्यादा है, तो वहां से यहां आती है। जब यहां से यहां हीट फ्लो करती है, सुनना मेरी बात, पहले सुनो, जब हीट यहां से यहां फ्लो करती है तो आपकी जो गैस है वो वापस से क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। जब वो वापस से गर्म हो जाती है तो उसकी गर्माहट को वो सराउंडिंग में लॉस कर देती है, और जब वो सराउंडिंग में लॉस करती है तो वो जितनी एब्जॉर्ब करती है उससे कई ज्यादा वो लॉस करती है, जिसके कारण जिस सामान से हीट एब्जॉर्ब की थी वो सामान अब और ठंडा होता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है दैट हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम अ कूलर बॉडी टू अ हॉटर बॉडी एंड दिस हॉटर बॉडी इज रिलीजिंग मोर अमाउंट ऑफ हीट टू द सराउंडिंग। बात समझ आनी चाहिए। तो यहां पे जहां से हीट ली जा रही है वो सोर्स नहीं है, वो सिंक है। उल्टा काम होता है रेफ्रिजरेटर में, रिवर्स डायरेक्शन। हीट इंजन में हीट सिंक को दी जाती है, सोर्स से ली जाती है। रेफ्रिजरेटर में सोर्स को दी जाती है, सिंक से ली जाती है। समझ आई बात?
कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो गई और रेफ्रिजरेटर सामान को ठंडा करता जाता है। अब अगर मैं इस चीज को फ्लो चार्ट में बना के दिखाऊं तो ये आपका सिंक है, सिंक एट टेम्परेचर T1, सिंक एट टेम्परेचर T1, और ये हमारे फ्रिज के अंदर का वर्किंग सब्सटेंस, हमारे फ्रिज के अंदर का वर्किंग सब्सटेंस, या मैं कह सकता हूं यहां पे लगी होती है इलेक्ट्रिक मोटर, या हम कह सकते हैं आपका जो भी फ्रिज के अंदर का गैस है। बेसिकली फ्रिज के अंदर जो वर्किंग सब्सटेंस होता है वो एक प्रकार का गैस ही होता है, और इस गैस को प्रोवाइड किया जाता है इलेक्ट्रिक कनेक्शन, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है तो जाके ये काम करता है। और सिंक से हीट एब्जॉर्ब करके ये सोर्स को हीट देता है, ये सिंक से हीट एब्जॉर्ब करके सोर्स को हीट देता है। अगर इसका टेम्परेचर T1 है तो सोर्स का टेम्परेचर T2 होता है। एंड आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि T2 का टेम्परेचर T1 से ज्यादा होता है, यानी अगर यहां से हीट आपकी एब्जॉर्ब की जा रही है Q1 और यहां पे हीट दी जा रही है Q2, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जो मैं बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो Q2 की वैल्यू Q1 से बड़ी होती है, यानी इफ, मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, इफ Q1 is the heat absorbed, if Q1 is the heat absorbed, if Q1 is the heat absorbed, then Q2 is the amount of heat released, then Q2 is the amount of heat released, therefore dq is equal to Q2 minus Q1। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार dq इज इक्वल टू du प्लस dw होता है, और इंटरनल एनर्जी जीरो है, तो देयरफॉर dq इज इक्वल टू dw है। लेकिन खुद सोच के देखो, इस सिचुएशन में आपके रेफ्रिजरेटर ने काम किया है या हमने इस रेफ्रिजरेटर से काम करवाया है? एक बच्चा कहता है ऑब्वियसली बात है करवाया है, वो खुद कुछ नहीं करता, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ा। तो वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ या वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ? ऑन द सिस्टम हुआ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने प्रदान करी ना, इसके बिना काम नहीं होता, इसके बिना काम नहीं होता, इसके बिना काम नहीं होता। ये दिया तो रेफ्रिजरेटर में काम हुआ, तो इसका मतलब एक्सटर्नल वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ मतलब समझाने में लगा हुआ हूं, एक ही चीज बार बार बोल रहा हूं। मेरे समझाने के बाद जब किताब खोल के देखोगे ना तो शायद और जल्दी और अच्छा समझ भी आएगा, दिमाग में फिट भी हो जाएगा। प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, this means that work done is not positive, work done is negative, that is here dw is negative, dw is negative का मतलब सिस्टम पे काम हुआ है, इसका मतलब सिस्टम पे काम हुआ है। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, आपको चीज समझ आनी चाहिए कि सिस्टम पे काम हुआ है। तो यहां थोड़ी सी जगह बनाएंगे और जगह बनाकर हम कुछ लिखना चाह रहे हैं। क्या लिखना चाह रहे हैं देखो जरा। सो देयरफॉर dq is equal to du plus dw, और dq is equal to minus dw, और q2 minus q1 is equal to dw, और q1 minus q2 is equal to plus dw, क्योंकि यहां पे माइनस था तो ये ऑटोमेटिकली बन गया dw is equal to q1 minus q2। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, देखो whatever things I have written on the board, I want each one of you to please pay attention, ताकि ना हो किसी बच्चे को कोई भी टेंशन। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको समझ आना चाहिए कि यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या चीजें बताई जा रही हैं। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, कई बार कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर जब आपने पहले हीट इंजन में सोर्स पढ़ाया था तो आपने सोर्स को T1 लिया था, सिंक को आपने T2 लिया था, और यहां पे आपने सिंक को T1 ले लिया। चलो सब कुछ सेम करता हूं। तो अगर मैं सिंक को T2 बोलता हूं और सोर्स को T1 बोलता हूं तो अब तो मैं बोल सकता हूं कि भाई सिंक तेरा टेम्परेचर कम है, सोर्स
तेरा टेम्परेचर ज्यादा है, दैट इज अब मैं बोल सकता हूं कि T1 इज ग्रेटर देन T2, यानी सिंक इज एट लोअर टेम्परेचर एंड सोर्स इज एट हायर टेम्परेचर। और यहां पे सोर्स कोई नहीं होता, सोर्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। एयर कंडीशनर को आपने देखा नहीं है, अपनी सारी गर्माहट बाहर हवा में फेंकता है, तो एयर कंडीशनर अपनी सारी गर्माहट बाहर फेंकता है, तो सर रेफ्रिजरेटर भी तो यही करता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं रेफ्रिजरेटर हीट इंजन का काम कर रहा है रिवर्स डायरेक्शन में। ऑब्वियसली बात है भाई, हीट इंजन में सोर्स से हीट आती थी, सिंक को हीट जाती थी, रेफ्रिजरेटर में सिंक से हीट आती है, सोर्स को हीट जाती है, यानी रिवर्स हीट इंजन का काम कर रहा है। वहां पे हीट आती थी, फिर हीट जाती थी, लेकिन ज्यादातर हीट काम करती थी। यहां पे हीट आती है, उससे कहीं ज्यादा चली जाती है, और काम यही करती है कि जो चीज से हीट पीती है उसको ठंडा करती है। इसलिए इसे हीट एनर्जी को पीने वाला यानी हीट पंप कहा जाता है। प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, अब क्या हमें क्या सीखना है? याद करो, हमने हीट इंजन में थर्मल एफिशिएंसी पढ़ा था। रेफ्रिजरेटर में हम थर्मल एफिशिएंसी नहीं पढ़ते, रेफ्रिजरेटर में हम थर्मल एफिशिएंसी नहीं पढ़ते, हम यहां पे पढ़ते हैं कोफिशिएंट ऑफ कूलिंग परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ कूलिंग परफॉर्मेंस। तो लेट मी टेल यू, इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर, मैं यहां पे लिख रहा हूं, इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर we derive the expression of आपका परफॉर्मेंस ऑफ कूलिंग, या we derive the expression of coefficient of cooling performance, coefficient of cooling performance, जिसका सिंबल कोफिशिएंट ऑफ कूलिंग परफॉर्मेंस जिसका सिंबल होता है बीटा। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, अब इसे निकालते कैसे हैं? इसे निकालने के लिए जगह बनानी पड़ेगी। तो चलो भैया, तुम्हें मिटा रहे हैं हीट पंप, तुम भी मिट जाओ। आओ, बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बीटा इज इक्वल टू द रेशो ऑफ हीट। सुन लो ध्यान से, पहले बात को समझो। रेशो ऑफ द हीट released to that of the amount of work done, to that of the amount of work done, that is beta is equal to Q2 divided by dW। dW क्या है? Q1 minus Q2। so therefore it is equal to Q2 upon Q1 minus Q2, and this is the expression of cooling efficiency, बीटा होगा ज्यादा मतलब Q2 होगा ज्यादा, मतलब ज्यादा गर्माहट निकली है। तो अगर किसी भी रेफ्रिजरेटर की हमें कूलिंग एफिशिएंसी का अनुमान लगाना है तो उसके बीटा की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2 एंड Q2 इज द अमाउंट ऑफ द हीट जिसे रिलीज किया जाता है। हम तो चाहते ही यही है भाई कि ज्यादा से ज्यादा हीट रिलीज हो ताकि हमें ठंडक का एहसास हो। अब सवाल आता है, सर ठीक है सर, जितनी बातें बताई आपने सब समझ आया, इस पे क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, डायरेक्ट आता है, ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल नहीं आएगा एक आधा सॉल्व न्यूमेरिकल कोई ना कोई आप देखोगे ना, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन थर्मोडायनामिक्स में मैंने अब तक जितनी भी थर्मोडायनामिक्स पढ़ाई है, मैंने उसमें फॉर्मूलाज पे इतना दबाव नहीं डाला जितना उन फॉर्मूलाज को लाने वाले कॉन्सेप्ट पे डाला है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स पे सवाल इतना ज्यादा शायद नहीं पूछा जाएगा जितना ज्यादा उन सवालों के पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट्स पे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी आपकी किताबों में छुपे हुए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अगर आप एक 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप जो किताब रेफर करते हैं वो किताब या तो प्रदीप है या वो किताब एस.एल. अरोड़ा है। इन दो किताबों में से आपने नोटिस किया होगा कि हर एक कॉन्सेप्ट के बाद उस पे बेस्ड रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं जिन पे सवाल जरूर आता है। तो ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं आएगा, सीधा साधा सिंपल सा फॉर्मूला लगा के आएगा, आपको बातें देखकर सब समझ आएगा। प्यारे
प्यारे 11th क्लास के बच्चों, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने रेफ्रिजरेटर का टॉपिक खत्म कर दिया? जी हां, प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, मैं बताना चाहूंगा कि विद दिस आई हियर बाय रैप अप द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर, जो कि दूसरा सबूत था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को गलत साबित करने वाला, कि हमेशा dq इज इक्वल टू du प्लस dw परफेक्टली करेक्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे एनर्जी का लॉस हो ही जाता है। यही वजह है कि ये दो सबूतों के बाद दुनिया के सामने आया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सही सुना। हमारा अगला वीडियो लेक्चर जो होगा उसमें मैं शुरू करूंगा हमारा अगला फ्रेश टॉपिक, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या होता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बस करना है थोड़ा सा इंतजार, मत करना अपना समय तुम बेकार। लौट के आऊंगा मैं फिर से एक और बार। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, आज के इस वीडियो को देखने में जो आपने अपना दिया कीमती वक्त, उसके लिए मेरी तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अगर अभी तक आप में से किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो कर दो, और अगर नहीं मन करे तो चॉइस आपकी है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे चाहिए वो कामयाबी आपकी है। वंस अगेन थैंक यू।